वेलकम टू आलम मैकेनिकल मास्टर चैनल। आज का टॉपिक है आयरन कार्बन फेज डायग्राम, लिमिटेशन ऑफ आयरन कार्बन फेज डायग्राम। व्हाट इज फेज डायग्राम, यानी फेज डायग्राम को समझना पहले ज़रूरी है, क्योंकि आयरन कार्बन फेज डायग्राम क्या होता है? बेसिकली फेज डायग्राम इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेजेस present in an alloy at different conditions of temperature, pressure or chemical composition. This diagram describes the suitable conditions for two or more phases to exist in equilibrium. इसका मतलब ये हुआ कि आयरन फेज डायग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी एक्स एंड वाई जेड में, ठीक है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एक्स एंड वाई। तो इसके अंदर क्या होंगे? फेजेस चेंज होंगे। क्या होंगे? फेज चेंज होंगे, फेजेस चेंज होंगे। अब ये फेज कैसे चेंज होगा? अपने आप तो चेंज नहीं हो जाएगा ये फेज। तो इस फेज को चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंट कंडीशंस बनाने पड़ेंगे। किसके कॉम्बिनेशन? टेम्परेचर, प्रेशर और केमिकल कंपोजिशन को। जब इस टेम्परेचर को चेंज करके, प्रेशर को चेंज करके या केमिकल कंपोजिशन को चेंज करते हैं तो आपका जो फेजेस चेंज होता है, तो उस चेंज को आप एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, यानी कि एक डायग्राम बनाएंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। और ये ग्राफ जो होगा, जो फेजेस होंगे, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर होगा, ठीक है। तो ऐसे जो डायग्राम होते हैं उसको फेज डायग्राम बोलते हैं। अब फेज डायग्राम का यूज़ क्या है और क्यों बनाते हैं? बेसिकली फेज डायग्राम इसलिए बनाते हैं कि जो नए मटेरियल यानी न्यू कंपोनेंट के लिए हमें एक ऐसा मटेरियल चाहिए जो एक सुटेबल एप्लीकेशन के लिए चाहिए। तो वहाँ क्या करना पड़ेगा कि डिफरेंट में यानी कि एलवाई एलिमेंट्स को मिला करके हमें एक मटेरियल उस एप्लीकेशन के लिए बनाना पड़ेगा। तो वो एप्लीकेशन को ध्यान में रखते हुए हमें एक नया मटेरियल या नया एलवाई बनाना पड़ेगा। तो वो जो एलवाई बनेगा तो उसका ओवर डिज़ाइन ना हो जाए, अंडर डिज़ाइन ना हो जाए या ज़्यादा कॉस्टली ना हो जाए। उसका कॉस्ट कितना आएगा, उसमें प्रोसेसिंग टाइम क्या लगेगा। फिर यह है कि कोई ऐसा मटेरियल बनाए जो माइनर चेंज करके बन जाए। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? फेज डायग्राम की स्टडी करना पड़ता है। और दूसरा क्या है कि उसके अंदर हीट ट्रीटमेंट करना है। जो मटेरियल हमने डेवलप कर लिया तो उसको हीट ट्रीटमेंट करना। हीट ट्रीटमेंट क्यों करते हैं? को फिजिकल मैकेनिकल जो प्रॉपर्टीज़ को जानने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि सिलेक्शन ऑफ एलॉय। सिलेक्शन ऑफ एलॉय क्या है कि वो स्टेबल रहेगा, नॉन स्टेबल होगा या मेटास्टेबल होगा फॉर ए लॉन्ग टाइम यूज़। फिर वो सर्विस लाइफ चेक करना होता है कि कोरोजन, इंट्रागोनल कोरोजन तो नहीं है, हॉट कोरोजन, हाइड्रोजन क्रैकिंग, ये सारे के लिए हमें चेक करना पड़ता है। फिर व्हाट इज आयरन कार्बन फेज डायग्राम? सॉरी, ये ग्राफ ऑफ द टेम्परेचर एट विच डिफरेंट फेज चेंजेस अक्कर ऑन वेरी स्लो हीटिंग एंड cooling in relation to carbon content, and it is a isothermal process and continuous cooling transformation diagram for plain carbon and alloy steel। तो यानी कि इससे क्या पता चला कि व्हाट इज आयरन कार्बन फेज डायग्राम? आयरन फेज डायग्राम इज नथिंग बट इज ए ग्राफ। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि एक ग्राफ है। कैसा ग्राफ है? जैसे नॉर्मल ग्राफ होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस के अंदर हम क्या डालते हैं? कार्बन कंटेंट को डाल देते हैं, ठीक है। क्या डाल देते हैं? कार्बन परसेंटेज को डाल देते हैं। और उसके बाद इधर क्या करते हैं? टेम्परेचर को डाल देते हैं,
इधर क्या करते हैं, टेम्परेचर को डाल देते हैं। तो इसके अंदर जब टेम्परेचर चेंज होता है, यानी कि आप उसको क्या करते हैं, LY को टेम्परेचर चेंज करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, फेजेस चेंज हो जाते हैं। या कूलिंग करके आप फेज चेंज कर रहे हैं या हीट करके फेज चेंज कर रहे हैं। तो उसके अंदर जो फेज चेंजेस हो रहे हैं वो फेज को आप क्या करेंगे, इस डायग्राम में एक्स और वाई में आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यानी आपने क्या किया, अलग अलग डिफरेंट इसके अंदर 3 कंडीशन, प्रेशर, टेम्परेचर और कंपोजिशन। तो हमने क्या किया, टेम्परेचर चेंज किया, हर एक टेम्परेचर पे अलग अलग कर दिया। ठीक है, और दूसरा हमने केमिकल कंपोजिशन को चेंज कर दिया। ठीक है, तो इसके अंदर जो मटेरियल है उसके अंदर क्या हुआ, फेजेस चेंज हो गए। तो उस फेज को हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक फेज डायग्राम के थ्रू। ठीक है, बेसिकली आयरन कार्बन डायग्राम किसके लिए यूज़ होता है, प्लेन कार्बन और एलॉय स्टील के लिए। और ये जो फेज होते हैं, चेंजेस होते हैं, ये आइसोथर्मल प्रोसेस के थ्रू होता है। ठीक है, ये क्यों यूज़ करते हैं और क्या इसमें दिखाता है, बेसिकली टाइप्स ऑफ एलॉयस। ये जो टाइप ऑफ एलॉयस यानी कि फेजेस चेंज करके जो मटेरियल हमारे पास डेवलप होंगे। ठीक है, उसके बाद अंडर वेरी स्लो कूलिंग, यानी कि हम उसको ठंडा करके, यानी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक जाएंगे। उसके बाद सुटेबल हीट ट्रीटमेंट टेम्परेचर, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील, कास्ट आयरन, स्टील एंड कास्ट आयरन कैन बी डिपेंड ऑन चेंज बाय हीट ट्रीटमेंट। ओके, यानी कि समझ में आ गया कि आयरन कार्बन फेज डायग्राम क्या है। आयरन कार्बन फेज डायग्राम बेसिकली टेम्परेचर के साथ, यानी कि हीट कर रहे हैं और उसके साथ हीट करके या कूल करके उसके फेजेस चेंज हो रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन कंटेंट। और ऐसा उसमें जो प्रोसेस होता है वो आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं। अब बेसिकली आयरन कार्बन फेज डायग्राम में क्या है कि हमारा एक सबसे पहले कंपोजिशन क्या है, आयरन है और कार्बन है। तो बेसिकली आयरन और कार्बन जो कंपोजिशन है इसको फेरस मटेरियल बोला जाता है, बेसिकली एलॉय। और इसके अंदर स्टील का जो परसेंटेज रहता है 0.08 से 2%, और कास्ट आयरन 2 से लेकर के 6.67% तक, इसको हम कास्ट आयरन बोलते हैं। अब क्या हुआ, स्लोली हीट किया हमने, ये हमने क्या किया, मेल्टिंग पॉइंट तक ले गया और उसको फिर धीरे धीरे उसको हीट किया। और फिर उसके बाद फिर वो जब लिक्विड स्टेट में पहुंच गया, लिक्विड स्टेट के बाद फिर उसका हमने क्या किया, सोलिडिफिकेशन किया। जब स्लोली हम सोलिडिफिकेशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, यानी कि हमने एक टेम्परेचर के साथ उसको सोलिडिफिकेशन कर रहे हैं, यानी कि उसका टेम्परेचर डाउन हो रहा है। ठीक है, टेम्परेचर डाउन होने से क्या हो रहा है कि उसके जो माइक्रो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है। वो माइक्रो स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, ये फेराइट के टर्म में बनते हैं, ऑस्टेनाइट के टर्म में बनते हैं, सीमेंटाइट के टर्म में बनते हैं, पियरलाइट के टर्म में बनते हैं और लीडिबोराइट के टर्म में बनते हैं। ठीक है, ये बेसिकली 5 फेजेस यानी 5 फेजेस हमको आयरन कार्बन डायग्राम में मिलता है। ठीक है, बाकी जो मार्टेनसाइट है, बायनाइट है, ये सारे आयरन कार्बन फेज डायग्राम में नहीं मिलते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आयरन कार्बन फेज डायग्राम बनाने से पहले या समझने से पहले हमें प्योर आयरन के बिहेवियर को समझना ज़रूरी है। जब उसको हम क्या कर रहे हैं, सोलिडिफाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सोलिडिफिकेशन कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं। अगर हमारे पास प्योर आयरन है, उसका टेम्परेचर 1539 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, तो वो किस फॉर्म में मिलेगा आपको, लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। किस फॉर्म में मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। अब जब 593 से 1430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, तो इस फेज में जो सोलिडिफाई हुआ है वो आपको डेल्टा आयरन के टर्म में मिलेगा और उसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो BCC रहेगा। फिर 1430 से लेकर के आपका 910 डिग्री सेल्सियस, इसके बीच में जो बनेगा वो
गामा आयरन और FCC स्ट्रक्चर बनेगा। इसको बेसिकली हम ऑस्टेनाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्टेनाइट। ठीक है। फिर 91 डिग्री सेल्सियस से लेकर के फिर 678 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचते हैं, तो ये हमारा अल्फ़ा आयरन कहलाता है और ये नॉन मैग्नेटिक होता है। उसके बाद फिर 768 से फिर फर्दर क्या हो रहा है? कूल डाउन हो रहा है, फर्दर कूल डाउन। तो ये अल्फ़ा आयरन ही रहेगा, BCC स्ट्रक्चर रहेगा, लेकिन ये जो आपका नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी था ये मैग्नेटिक हो जाते हैं। ये किसका बिहेवियर है? बेसिकली प्योर आयरन का। इसके अंदर कार्बन परसेंटेज 0 है, 100% क्या है? आपका आयरन है। तो कितने फेजेस हुए सॉलिडिफिकेशन में? यही फेज डायग्राम। तो आप इसके अंदर क्या हो रहा है? बेसिकली आपका एक तो बना डेल्टा आयरन, गामा आयरन और अल्फा आयरन। यही आपका आयरन कार्बन डायग्राम में भी यही शो होगा, एक प्योर आयरन का विथ ये जो बेसिकली सॉलिडिफिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दिखाया गया, टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये फेजेस चेंज हो रहे हैं, अल्फा आयरन, गामा आयरन, डेल्टा आयरन, गामा आयरन और अल्फा आयरन। इसमें आयरन कार्बन डायग्राम के अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो ग्राफ बनाएंगे आप XYZ में, उसके अंदर 3 पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं जहाँ पे एक रिएक्शंस होते हैं, ये पेरिटेक्टिक, यूटेक्टिक और यूटेक्टाइट। ये 3 पॉइंट हैं और इस 3 पॉइंट पे ये 3 रिएक्शंस होते हैं। यूटेक्टिक रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, पेरिटेक्टिक रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, यूटेक्टिक रिएक्शन के नाम से जाना जाता है और यूटेक्टाइट। बेसिकली इसका जो पेरिटेक्टिक रिएक्शन, इस रिएक्शन का बेसिकली फंडा क्या है कि आपका एक सॉलिड एक लिक्विड हीटिंग कूलिंग करके आपका एक सॉलिड बन जाता है। तो इस रिएक्शन को पेरिटेक्टिक रिएक्शन कहते हैं। लेकिन आयरन कार्बन डायग्राम के अंदर हमारा जो टेम्परेचर है और ये है, यहाँ पर भी क्या होगा? डेल्टा आयरन और लिक्विड आयरन मिल करके एक ऑस्टेनाइट बनाएगा। तो इसके लिए इस रिएक्शन को हम पेरिटेक्टिक रिएक्शन दिया गया नाम। और यूटेक्टिक में क्या है कि लिक्विड है और 2 सॉलिड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? लिक्विड से आपका क्या बन जाएगा? 2 सॉलिड, S1 प्लस S2। ये रिएक्शन का नाम यूटेक्टिक रिएक्शन कहलाता है। लेकिन इसके अंदर भी क्या होता है? एक लिक्विड है और लिक्विड से आपका 2 सॉलिड बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं? गामा और सीमेंटाइट। और इसके अंदर क्या था? सॉलिड प्लस लिक्विड मिल करके एक आपका सॉलिड बनाएगा। ठीक है, इसको पेरिटेक्टिक रिएक्शन बोलते हैं। तो इसके अंदर भी इस पॉइंट के अंदर, यानी इस टेम्परेचर और इस कार्बन परसेंटेज के करस्पॉन्डिंग जाएंगे तो आपको एक पॉइंट मिलेगा आयरन कार्बन डायग्राम में, और उस पॉइंट को हम पेरिटेक्टिक रिएक्शन बोलते हैं। फिर उसी तरह से इस टेम्परेचर जो वाई एक्सिस में होगा वो टेम्परेचर प्लस इस कार्बन, वो जो पॉइंट आपको मिलेगा वो यूटेक्टिक के नाम से जाना जाएगा और वो यूटेक्टिक रिएक्शन कहलाएगा। उसी तरह से फिर 723 डिग्री सेल्सियस और 0.8 डिग्री में ये यूटेक्टाइट रिएक्शन कहलाएगा। तो अब आपको ये पता चल गया कि ये जो 0.1 यानी 2% से नीचे है तो ये कहाँ होगा? ये होगा आपका रिएक्शन स्टील के अंदर। उसी तरह से ये 2% से नीचे है तो ये भी आपका रिएक्शन कहाँ पे होगा? स्टील वाले में। और ये जो है 4.3 यानी कि ये कार्बन कास्ट आयरन के इसमें होगा।
रिएक्शन, क्योंकि 2% से ज़्यादा है। चलते हैं आगे। अब ये दो, यानी कि इस स्लाइड को ये वाला कूलिंग वाला, दूसरा ये वाला, इस दोनों को ध्यान में रखते हैं। तो अब हम आ जाते हैं एक्चुअल आयरन फेज डायग्राम के अंदर। तो आयरन कार्बन फेज डायग्राम के अंदर हमारा जो है, इसके अंदर ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के अंदर हमने किसको रिप्रेजेंट किया है, कार्बन को रिप्रेजेंट किया है, और वाई एक्सिस के अंदर हमने टेम्परेचर को रिप्रेजेंट किया है। और इधर भी हमने जो कार्बन के जो परसेंटेज है 6.3, ये सेमेंटाइट फॉर्म में रहते हैं और ये प्योर आयरन के फॉर्म में रहता है। ठीक है। जो इम्पोर्टेंट टेम्परेचर है 7 to 3 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 11,110 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद 1493 डिग्री सेल्सियस, 1539 डिग्री सेल्सियस, 1400 टेम्परेचर, 9110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये इम्पोर्टेंट टेम्परेचर है जो जहाँ पर ये सारे फेजेस चेंज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, फेजेस चेंज हो रहे हैं। तो हमने पहले क्या पढ़ा, 1593 से लेकर ये वाला पूरा, ये जो लाइन है ये प्योर आयरन का लाइन है, यानी 100% आयरन है, 100% आयरन है। तो इसके अंदर क्या है, बेसिकली 3 फेजेस चेंज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, एक डेल्टा आयरन, उसके बाद गामा आयरन जो ऑस्टेनाइट के नाम से जाना जाता है, उसके बाद अल्फ़ा आयरन। ठीक है, ये बेसिकली अल्फ़ा आयरन है। ये तीनों फेज हमने यहाँ दिखा दिया इस रीजन के अंदर। उसके बाद ये अल्फ़ा आयरन चल रहे हैं आपके। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे आपका स्लोली सोलिडिफिकेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, स्लोली, यानी वेरी स्लोली सोलिडिफिकेशन हो रहा है। तो अब हम कहाँ हैं, यहाँ हैं, लिक्विड वाले केस में। अब लिक्विड से अब सॉलिड की तरफ हम जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं। तो अब क्या होगा कि ये जो रीजन है, यहाँ से ऐसे करके ये हमारा क्या है, लिक्विडियस लाइन है। लिक्विडियस यानी इसके ऊपर जितना कुछ है वो लिक्विड के फॉर्म में। ठीक है, अब इस लिक्विड लाइन को हम धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं। जब टेम्परेचर डाउन होगा यानी स्लोली कूल हो रहा है, तो कूल हो रहा तो वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। अब हम कहाँ पहुँच रहे हैं, इस वाले पॉइंट पे। ये पॉइंट कहाँ पे, 0.118 वाले में। तो यहाँ से ये फेस चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पर क्या फेस है, इसके पीछे ये लिक्विड होगा, ये आपका डेल्टा है। तो लिक्विड प्लस डेल्टा जो चेंज होगा वो आपका पेरिटिक्टिक रिएक्शन कहलाएगा, और ये ऑस्टेनाइट के यानी गामा रीजन में पहुंच जाएंगे। ये ऑस्टेनाइट में पहुंच गए आप गामा वाले में। ठीक है, उसी तरह से फिर गामा फिर क्या करेगा, 91 यानी 140 डिग्री सेल्सियस से 910 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से फिर फर्दर आपने सॉलिडिफिकेशन किया, तो ये आपका अल्फ़ा आयरन में पहुँच गया। ठीक है, तो यहाँ से अब ये वाला भी क्रॉस करेंगे, इस वाले को भी क्रॉस करेंगे। इधर से भी टेम्परेचर और कंपोजिशन, यानी बेसिकली आयरन फेज डायग्राम में क्या है, टेम्परेचर है और कंपोजिशन है। तो कंपोजिशन आपका कार्बन और आयरन का कंपोजिशन है। यहाँ पे आयरन और कार्बन का कंपोजिशन, यानी आयरन आपका इधर कम होता हुआ जाएगा और कार्बन परसेंटेज बढ़ता हुआ जाएगा। तो ये कंपोजिशन आपका चेंज हो रहा है। तो फिर आपका यहाँ से इधर जाएगा, तो इधर क्या है, लिक्विड है और इधर ऑस्टेनाइट। ये वाला फेज जो बना इस वाले रीजन में आपके क्या बन रहे हैं, ये वाले टर्म बन रहे हैं, लिक्विड प्लस ऑस्टेनाइट। फिर ये फर्दर आपका फिर यहाँ से इस वाले रीजन में चेंज हो रहे हैं, लिक्विड प्लस सीमेंटाइट, क्योंकि ये रीजन सीमेंटाइट फॉर्मेशन होते हैं। यहाँ पे ये सीमेंटाइट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, फर्दर फिर इस वाले पॉइंट पे, इस वाले जो पॉइंट होते हैं यूटेक्टिक रिएक्शन होते हैं इस पे। इसमें क्या है, ये लिक्विड है और यहाँ 2 सॉलिड बन रहे हैं इस पॉइंट पे,
दो सॉलिड कौन से बन रहे हैं, ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट बन रहे हैं, एक लिक्विड से दो सॉलिड, तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, यूटेक्टिक रिएक्शन। ठीक है, 111 यानी 1130 डिग्री सेल्सियस पे ये ऐसा होता है और 4.3% ऑफ कार्बन, वेट कार्बन परसेंटेज। ठीक है, फर्दर फिर क्या होगा, फिर ये कूल डाउन हो रहे हैं, फिर फर्दर कूल डाउन, नीचे फिर हम जा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। इससे फिर क्या, ऑस्टेनाइट जो है ये सीमेंटाइट फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है, यानी बेसिकली यह सीमेंटाइट फॉर्मेशन शुरू हो जाता है और आपका ऑस्टेनाइट नहीं आएगा, सीमेंटाइट फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। फिर उसी तरह से ये आपका है, यहाँ भी आपका फेराइट बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, ऑस्टेनाइट नहीं रहेगा। फिर उस तरह से फिर इस वाले टेम्परेचर से फर्दर फिर कूल किया आपने, तो ये वाला क्या हो जाएगा, फेराइट प्लस सीमेंटाइट, यानी कि फेराइट प्लस सीमेंटाइट बन जाएगा। और एक ये था कि इसके बाद इस लाइन के नीचे आप देखेंगे तो एक भी ऑस्टेनाइट नहीं है, सारा क्या है, फेराइट प्लस सीमेंटाइट है। ठीक है, और इस लाइन के नीचे क्या हो जाता है, पूरा जो मेटेरियल की जो प्रॉपर्टीज़ है वो मैग्नेटिक हो जाते हैं, यानी नॉन मैग्नेटिक। इसके ऊपर जितना था वो सारा नॉन मैग्नेटिक है और इस लाइन के नीचे सारा मैग्नेटिक हो जाता है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर। अब ये वाला जो रीज़न था, ये छोटका वाला जो रीज़न था, ये छोटका वाला, इस वाले रीज़न को अगर हम डिटेल में देखें तो आपको यहाँ दिखेगा इस टेम्परेचर यानी डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर ये जो था 1593 ये 1593 है डिग्री सेल्सियस और ये 140 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका डेल्टा और ये जो लिक्विड था, लिक्विड प्लस डेल्टा फॉर्मेशन फेज बनेगा और ये ऑस्टेनाइट था, डेल्टा प्लस ऑस्टेनाइट, और यहाँ आपका क्या बनेगा, पेरिटेक्टिक रिएक्शन। ठीक है, ये क्लियर हो गया, समझ में बात आ गई। अब हम आगे चलते हैं। इसके अंदर क्या था, अल्फा फेराइट था, ऑस्टेनाइट था, सीमेंटाइट था, डेल्टा फेराइट था और फेराइट के फेजेस थे बेसिकली। अब इसके टेम्परेचर क्या थे, 273 डिग्री सेल्सियस से 190 अल्फा था, 190 से 140 ऑस्टेनाइट था, मेटास्टेबल था, और ये सारे थे बीसीसी स्ट्रक्चर, एफसीसी स्ट्रक्चर, सीमेंटाइट का ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर, बीसीसी और फेराइट। इसका जो प्रॉपर्टी सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट, डक्टाइल, हाईली मैग्नेटिक, सॉफ्ट, ये सारे सॉफ्ट हैं, डक्टाइल हैं, नॉट फेरोमैग्नेटिक, एक्सट्रीमली हार्ड है, ब्रिटल है, और टेंसाइल स्ट्रेंथ इसके क्या क्या रहते हैं। अल्फ़ा फेराइट का 275 से 310 अबाउट लगभग रहते हैं, ऑस्टेनाइट 1035 मेगा पास्कल, सीमेंटाइट वेरी वीक 35 मेगा, लेकिन हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। उसके बाद पियरलाइट है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है, वेरी हार्ड, स्ट्रॉन्ग मेटल फेस। अब हम इसको बनाने के लिए सीखते हैं कि हमने तो पहले समझा, अब इसको आयरन फेज डायग्राम को बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, एक हमने एक्स एक्सिस ले, जैसे कि नॉर्मल ग्राफ हम बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, एक्स एक्सिस, फिर हम इधर से लेंगे वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस के अंदर कार्बन परसेंटेज आएगा। ठीक है, इधर भी एक सीमेंटाइट का लाइन खींच देंगे। ठीक है, खींच दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये खींच दिया हमने। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और खींच देंगे। ठीक है, एक छोटका सा हॉरिजॉन्टल लाइन और खींच देंगे। तो ऐसा वाला शेप हमने बना दिया। ठीक है, क्या हो गया, ये हमने टेम्परेचर के लाइन खींच दिया, जो टेम्परेचर के लाइन खींच दिया। और ये क्या है, ये कौन सी लाइन है, कार्बन परसेंटेज की लाइन, कार्बन यानी कंपोजिशन और टेम्परेचर के लाइन है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको
ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके चला जाएगा, ठीक है, ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। और ये जो टेम्परेचर लाइन है वो आपका 723 यानी कि 723 डिग्री सेल्सियस वाला है। और इस लाइन के नीचे क्या है, ये अभी हम पहले ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला पॉइंट था, ठीक है, 0.8। उसके बाद एक कार्बन परसेंटेज हमारा क्या था, यहाँ हमारा 0, पहले हम इसको समझते हैं। एक 0 है यहाँ पे, ये 0 है, 0 के बाद 0 पॉइंट, यहाँ एक 0.8 वाला होगा, यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ 0.8, यानी कुछ वैल्यूज़ को आपको याद रखना पड़ेगा। 0.8 वाला लाइन है, ये 0.8 वाली लाइन है, ठीक है, 0.8 वाली जो इम्पोर्टेंट कार्बन है 0.8 वाला है। उसके बाद एक फिर आप वर्टिकल लाइन खींच दो इसके साथ, ठीक है, जो 2% जो स्टील वाली लाइन है, यानी कि इसके बाद ये स्टील, ठीक है, ये आपका स्टील वाला। उसके बाद आपको क्या है, 2 हो गया। उसके बाद यहाँ 4.3 वाली लाइन होगी, एक ये लाइन है, यानी कि 4.3 है। उसके बाद ये है, उसके बाद ये पॉइंट है 6.67%, ठीक है। अब क्या बताया था हमने, 2 रिएक्शन स्टील के अंदर होगा। स्टील क्या है, 0 से लेकर के 2%, यानी 0.08 से लेकर 2% तक हमारा स्टील कहलाता है, ठीक है। और उसके बाद एक रिएक्शन, 2 रिएक्शन स्टील के अंदर होना है, 2 रिएक्शन हमारा स्टील में होगा, ठीक है, और एक रिएक्शन हमारा कास्ट आयरन के अंदर होगा। ये रीज़न हमारा कास्ट आयरन के अंदर होगा, यानी कि 3 हॉरिजॉन्टल लाइन में 3 रिएक्शन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन, तीसरा हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि 3 रिएक्शन हो गए। 3 हॉरिजॉन्टल लाइन में 3 रिएक्शन और तीनों टेम्परेचर होगा, यानी 723 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 1110 डिग्री सेल्सियस, 1130 डिग्री सेल्सियस, और ये वाला कौन सा होगा, 1493 डिग्री सेल्सियस। कहाँ चला गया, 1493 डिग्री सेल्सियस, ये हो गए। अब इस तीनों पॉइंट को आप मिला दीजिए। कैसे मिलाएंगे, जैसे मिलाते हैं, इसको इधर से मिला दीजिए, ये लाइन, ये मिल गया आपका, ठीक है, सिंपल, वेरी सिंपल। अब इसको आपको इस वाले लाइन से मिला दीजिए, यहाँ जो टेम्परेचर होगा 13 यानी 1320 डिग्री सेल्सियस, इसको मिला दीजिए, ठीक है। आपका काम आसान हो गया। ये वाला था, अब इधर क्या बन रहा था, प्योर आयरन था। प्योर आयरन में 2 टेम्परेचर थे, एक 1500 क्या था ये, एक टेम्परेचर इधर थे, 2 टेम्परेचर, यानी कि 1539 डिग्री सेल्सियस और 1400 डिग्री सेल्सियस, ये 2। और यहाँ जो टेम्परेचर, यहाँ जो कार्बन 0.10 और 0.18 और 0.55 ये टेम्परेचर है। तो ये वाले को
इसके साथ मिला दीजिए और इस वाले को इसके साथ मिला दीजिए। अब ये क्या बन गया, डेल्टा बन गया और देखने में भी डेल्टा लग रहा है, ट्राइंगल बन गया। उसके बाद ये डेल्टा था, डेल्टा के बाद ये अल्फ़ा रीजन बनेगा, उसके बाद डेल्टा बनेगा, ये गामा रीजन बनेगा और ये अल्फ़ा रीजन बनेगा। ठीक है, तो अब ये उसके बाद यहाँ कौन सा टेम्परेचर आ गया हमारा, 1539 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद ये वाला क्या था, प्योर आयरन में 1400 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर आ जाएगा 1400 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद क्या था, 910 डिग्री सेल्सियस, 910 डिग्री सेल्सियस कहाँ चला गया यार, 910 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हो गया डेल्टा। अब 910 डिग्री सेल्सियस, 910 वाले यहाँ बेसिकली ये लाइन 910 वाली है, मान लेते हैं ये 910 वाली है। अरे 910 वाली, ये वाली लाइन इस वाली लाइन से मिला दिया, ये अल्फ़ा लाइन। अब क्या होगा, ये बन गया आपका एक टेम्परेचर, ये 3 पॉइंट है, तो इस वाले पॉइंट को भी आप इधर से मिला दें और इस वाले को भी आप इधर से मिला दें। ठीक है, यानी पॉइंट को आप मिला दें। ठीक है, उसके बाद ये वाला इससे मिला दें, ये बेसिकली कर्व है, कर्व का मेरे पास है नहीं ऑप्शन। उसके बाद इस वाले को इससे मिला दें, तो ये आपका आयरन कार्बन डायग्राम बन गया। ठीक है, अब इस रीजन को क्या बोलते हैं, ये आपका लिक्विड, ये लिक्विड है। ठीक है, और ये वाला क्या है, डेल्टा। ये डेल्टा। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, ऑस्टेनाइट। ऑस्टेनाइट, और ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा। अल्फ़ा आयरन। ठीक है, और इधर क्या है, सीमेंटाइट है। ये वाला रीजन क्या है, ये वाला रीजन क्या है, सीमेंटाइट, Fe3C है, सीमेंटाइट। तो अब ये लिक्विड है, तो यहाँ क्या होगा, आप क्या कर रहे हैं, सोलिडिफिकेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, सोलिडिफिकेशन कर रहे हैं। तो अब इधर से हम सोलिडिफिकेशन करना शुरू करते हैं। इसको, ये जो बाउंड्री है, इसको रीजन क्या हो जाएगा, ऑस्टेनाइट। ऑस्टेनाइट प्लस लिक्विड रीजन बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिक्विड, लिक्विड प्लस सीमेंटाइट। ठीक है, उसके बाद ये वाला रीजन क्या हो जाएगा, ऑस्टेनाइट सीमेंटाइट, और ये क्या हो जाएगा, फेराइट फेराइट प्लस सीमेंटाइट। ये हो। याद रखने का तरीका क्या है, याद कैसे रखें, ये ऑस्टेनाइट है तो ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट मिलके ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट, ये फिर अल्फ़ा फेराइट है,
यानी कि फेराइट है, अल्फा आयरन है, तो फेराइट प्लस सीमेंटाइट हो गया, यानी कि बाउंड्री को आप मिला लें, ये लिक्विड है तो लिक्विड सीमेंटाइट, लिक्विड ऑस्टेनाइट। ये हो गया आयरन कार्बन फेज डायग्राम। और बनाना कितना आसान हो गया। इसको कुछ चीज़ें याद रखने वाली बातें होती हैं, जो टेम्परेचर है वो आप अल्फ़ा आयरन, प्योर आयरन के जो टेम्परेचर्स हैं उसको याद कर लें, और ये 723110 और ये यानी बेसिकली आपको 4+3 टेम्परेचर यानी टोटल 7 टेम्परेचर आपको याद रखने हैं। और ये कार्बन परसेंटेज तो आपका इजीली आपको बन जाएंगे, और पॉइंट को आप मिला दीजिए तो ये आपका आयरन फेज डायग्राम बन जाएगा। ठीक है। और जो रिएक्शंस वाली बात थी, एक यहाँ रिएक्शंस होगी। अब ये लॉजिकल बन गया कि एक रिएक्शन यहाँ है 3 पॉइंट में, एक रिएक्शन कहाँ हो रहा था, एक रिएक्शन यहाँ हो रहा था, एक रिएक्शन यहाँ हो रहा था और एक रिएक्शन यहाँ हो रहा था। हाँ, एक चीज़ ये लाइन भी मिलाना पड़ेगा आपको, ये इसको बोलते हैं एसीएम लाइन, इसको क्या बोलते हैं, एसीएम, एसीएम लाइन बोलते हैं। और इसको अपर क्रिटिकल टेम्परेचर इसको भी बोलते हैं, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं, इसको लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। और इसके नीचे आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ जाते हैं, और इसके नीचे कोई भी ऑस्टेनाइट फेज नहीं है। सारा ये 723 डिग्री सेल्सियस से ऊपर सारा आपका ऑस्टेनाइट फेजेस हैं। ये बेसिकली पेरिटेक्टिक, यूटेक्टिक और यूटेक्टाइट रिएक्शंस हो जाएंगे आपके। अब लिमिटेशंस क्या था, बेसिकली ये फेज मेटास्टेबल फेज था, इक्विलिब्रियम कंडीशन में था। ठीक है, 2 पॉइंट। और इसके अंदर बेनाइट और मार्टेंसाइट का हमने कोई माइक्रोस्ट्रक्चर नहीं देखा। उसके बाद प्रो यूटेक्टाइट फेजेस नहीं देखे, इसमें काइनेटिक एनर्जी का इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, और इन्फॉर्मेशन अबाउट द ग्रेन साइजेस नहीं होते हैं, और नो इन्फॉर्मेशन ऑन द प्रॉपर्टीज़, और बाकी प्रॉपर्टीज़ के इन्फॉर्मेशन नहीं होते हैं। थैंक यू वेरी मच।